नमस्कार। इस साल मानसून किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है और ये बताया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने, जिसके मुताबिक इस बार 105% की मानसून में वृद्धि होगी। और इसी पर हम आज करेंगे चर्चा कि किन मायनों में ये खास है। तो अपने आप में बेहद बड़ी खुशखबरी अगर हम किसानों के लिए भी कहें, लेकिन गर्मी को लेकर भी कुछ बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि क्या कुछ कहा डीजी आईएमडी ने। पूरी देश में 2025 के दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक की ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से अधिक यानी 104% से लॉन्ग टर्म एवरेज का होने का संभावना है। न्यूट्रल एलिनो सदर्न ऑसिलेशन कंडीशन, न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल, लोअर देन नॉर्मल स्नो कवर एरिया हमारे आने वाले मानसून सीजन के लिए फेवरेबल है और हम इस सीजन में एक एबोव नॉर्मल सीजनल रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्वांटिटेटिवली 105% है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये अबव नॉर्मल है, तो इसका क्या कुछ असर होने वाला है, किस तरह से किसानों पर इसका असर पड़ने वाला है, किस तरह से जो आम लोगों की ज़िंदगी है इससे प्रभावित होने वाली है और क्या कुछ इसका मतलब होता है। हमारे साथ ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर एसके मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। स्वागत है आपका मल्होत्रा जी हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, कह रहे हैं कि इस बार का जो मानसून है किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, किस तरह से किसानों को समझाना चाहेंगे? जी, जैसे कि अभी जो मौसम के अनुमान आए हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि खरीफ सीजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीजन है और खरीफ और रबी सीजन दो सीजन होते हैं। पर खरीफ सीजन में चूंकि हम लोग वर्षा आधारित खेती रहती है और वर्षा का जो अनुमान है, मानसून का अनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हमारा जितना भी खाद्यान्न है उसका 50% जो है वो हमारे मानसून सीजन से आता है खाद्यान्न। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीजन है और खरीफ में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो कि इस टाइम में जो है उनकी खेती होती है, चाहे वो चावल की बात है, चाहे वो दलहनी और तिलहनी फसलों की बात है। ये तीनों वर्ग जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और वर्षा आधारित खेती वाले जगह के लिए जो ये अच्छे आकलन निकल करके सामने आ रहे हैं, जो मौसम का अनुमान, पूर्वानुमान पहले दिया जाता है जब भी खरीफ सीजन जब शुरू होने वाला है, उससे पहले मौसम विभाग ने जो ये जानकारी दी है कि इस बार अधिक रहने वाली है। तो वर्षा का जो एक तरह से समुचित जो है, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कहते हैं, वो हमें अलग अलग जगह के लिए जो है नियमित रूप से मिलने की पूरी संभावना है। और इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो एक तरह का मैं ये कहूंगा कि खरीफ सीजन शुरू होने से पहले जो ये पूर्व अनुमान दिया जाता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि किसानों तक जो है एक सही मैसेज जाए और वो अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर ले कि किन किन फसलों का जो है मुझे आगे चुनाव करके उनकी खेती करनी है। चाहे वो, जैसे कि मैं बता रहा था कि चावल का जो है, हमारी जो पैडी क्रॉप है वो मुख्य क्रॉप है। इसके बाद जो हमारी जो जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो मुख्य रूप से जो है जिनकी खेती खरीफ सीजन में होती है, चाहे हम जो है मूंग की बात करें, चाहे इसकी मसूर की नहीं, इसके साथ साथ जो है और जो फसलें हमारी आती हैं, चाहे वो अरहर है, चाहे मूंग है, और जितने भी ये दलहन की 2-3 फसलें हैं उनकी बात है, चाहे तिलहनी फसलों वाली की बात है, चाहे उसमें हम मूंगफली की बात करें, चाहे हम जो सोयाबीन की बात करें, ये हमारी 2-3 मुख्य फसलें हैं जो कि इन दिनों में लगती है। जैसे सनफ्लावर है, वो तो सभी मौसम में उसको हम लगाते हैं, सूरजमुखी की खेती रहती है। तो तिलहनी फसलें जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रख रही हैं, दलहनी फसलें भी महत्वपूर्ण स्थान रख रही हैं, क्योंकि सरकार अभी इस चीज को बढ़ावा दे रही है कि हमें जो है विविधीकरण फसल में लाना है। सिर्फ खाद्यान्न फसलों का जितना पोर्शन है, जितनी हमारी आवश्यकता है, उनको तो उगाना ही है, साथ साथ में हम तिलहनी और दलहनी फसलों के लिए भी स्थान जरूर रखें। और विविधीकरण की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि दलहनी और तिलहनी फसलें दोनों एक ऐसे वर्ग है जिसमें कम पानी की जरूरत पड़ती है। पैडी जो है हमारा पानी ज्यादा मांगता है, तो दलहनी और तिलहनी फसलों को हम अपने
जो एक तरह से जो हमारी क्रॉप प्लान है, किसान उसको अपनी योजना में जरूर शामिल करे, जिससे कि हमारे जितने संसाधन है सीमित मल्होत्रा जी, यही आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया है कि हर तरह की, चाहे वो दलहनी हो या तिलहनी हो, किसानों तक जो सटीक मौसम की जानकारी है वो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ये जानकारी पहुंचाने के लिए हर किसान तक पहुंचे, क्या कुछ इस वक्त आप देखते हैं कि किस तरह के कदम उठाए गए हैं, कितने सटीक वो साबित हो रहे हैं, और अलग अलग सीजन में ये जो जानकारी है ये किस तरह से अहम हो जाती है? हाँ, अभी जो ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है, इससे हमारे सामने एक तरह का एक सिग्नल जाता है कि हम अपनी तैयारी करें और हम अधिक उत्पादन लेने में सक्षम हैं, और हम अपनी तैयारी करेंगे तो इस सीजन का और जो ये पूर्वानुमान है उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे, और जितने भी फसलें हैं उसको उसी योजनाबद्ध तरीके से हम उनकी जो है प्लांटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखा होगा कि जो मुख्य स्थान है वर्षा का, जैसे ही पहली वर्षा जैसे मिलेगी उसी तरीके से हम अपनी खेत की तैयारी पहले से करके रखें, जिससे कि जैसे ही पहली मॉनसून का जो शॉवर आता है उस मॉइस्चर को यूटिलाइज करके हम अपनी बिजाई समय रहते कर लें, और जितनी भी एक तरह से चाहे मशीनीकरण का जो अभी प्रमोट किया जा रहा है उसको प्रयोग करें, जिससे कि हम जितनी भी हमारी मैं ये कहूंगा कि जितने भी एक्टिविटीज हैं उनको समय रहते हम पूरा कर लें, और जिससे कि जितने भी हमारे फेवरेबल कंडीशंस हैं उनको पूरी तरह से प्रयोग करें, और जितने इनपुट की आवश्यकता पड़ती है उनका प्रबंधन पहले से करके रखें। चाहे वो हमें खाद की बात है, चाहे हमारे देसी खाद की बात है, चाहे फर्टिलाइजर्स जितने भी उर्वरक हैं उनकी बात है, पेस्टिसाइड्स की बात है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, उनका प्रबंधन पहले से ही करके रखें। और जैसे अभी हम लोग एक सलाह अक्सर ये देते हैं कि अभी अगर हमें आगे हमें बारिश का मौसम अच्छा रहने वाला है तो हम अपनी खेत की जुताई गहरी करें और खेत को एक्सपोज करें मिट्टी को, सूर्य को। इस टाइम में जो गर्मी है वो जितने भी हमारे जमीन में जितने भी हमारे एक तरह से ये कहूंगा कि कीट हैं या रोग हैं, वो अगर सोलराइजेशन करेंगे तो वो मर जाएंगे और हमें आगे स्वस्थ फसल ले पाएंगे, और जो नमी हमें मिलने वाली है उसका भरपूर फायदा रहे। जैसे कि अभी तरह तरह के जो अनुमान निकल करके आ रहे हैं कि जो ये वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग समान रूप से पूरे देश में जो है इस तरह से मिलने वाला है। बिल्कुल, इसी पर जो है हमारे इसी पर जो है हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ नरेश कुमार जी जुड़े हैं, मौसम वैज्ञानिक है। नरेश जी, बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से इस बार जो बारिश का पूर्वानुमान है मानसून का, वो बताया जा रहा है कि अबव नॉर्मल है, तो नॉर्मल, अबव नॉर्मल और बिलो नॉर्मल, ये टर्म्स आपसे समझना चाहेंगे, और इसके क्या अर्थ है, किन मायनों में ये खास है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस बार जैसे आपने कहा, जो हमारा अनुमान ये है कि जो रेनफॉल है वो 105% लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज्यादा रहने वाला है। मीन 105% रहने वाला है जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है। जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है वो हम लेते हैं जैसे 1971 से लेके 2020 तक का जो है वो 87 सेंटीमीटर रेनफॉल है, तो इसका जो टोटल है वो 5% ज्यादा होने का अनुमान। बिल्कुल, ये जो 5% ज्यादा होने वाला है इसे अबव नॉर्मल बताया जा रहा है। इसी को हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये अबव नॉर्मल है तो ये किस तरह का असर डालेगा, और क्या क्या असर जो है इसका देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि जिस तरह से जो अनुमान जताए जाते हैं वो पूरे देश में थोड़ा थोड़ा जो कि भौगोलिक स्थितियां उसके हिसाब से कुछ अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, अभी तक का जो अनुमान है उस बेसिस पे हमारा ये है कि ऑलमोस्ट ये थ्रू आउट इंडिया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, एक्सेप्ट जैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ सकते हैं जिसका वैसे नॉर्मल बहुत हाई रहता है, और दूसरा तमिलनाडु को छोड़ के ऑलमोस्ट बाकी भारत के हिस्से लगाएं तो वहां जितना भी रेनफॉल है वो सामान्य या सामान्य से ज्यादा ही रहने का अनुमान। और जनरली क्या होता है कि जब भी रेनफॉल अबव नॉर्मल का हम प्रेडिक्शन करते हैं तो जनरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और तमिलनाडु उसमें रेनफॉल बिलो नॉर्मल रहता ही। बिल्कुल, इसके साथ ही मौसम विभाग ने एक और जो भविष्यवाणी की है वो ये भी की है, जो गर्मी की स्थिति है, जो गर्मी की कंडीशन रहने वाली है उसके बारे में भी बताया है। तो इसको आपस में जोड़ के किस तरह से देखते हैं? अगर आप गर्मी की बात करें तो इस वाली जैसे हमारा अनुमान था टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा रहने वाले हैं,
और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा भी यही अनुमान है कि जैसे कभी एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है जिसका प्रभाव 17 से स्टार्ट हो जाएगा स्पेसिफिकली हिमालय में। उसके लिए 18 और 19 के लिए हमने हैवी रेनफॉल भी दे रखा है जम्मू कश्मीर हिमाचल के लिए। और उससे पहले क्या है कि ये टेम्परेचर्स हैं थोड़ा बढ़ते रहेंगे, इसके साथ ही जो हीट वेव कंडीशंस हैं, जैसे आज भी राजस्थान में टेम्परेचर 45 क्रॉस हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये आने वाले 4 दिन ऐसा ही रहेगा। और मेजरली राजस्थानी रहने का अनुमान है, जहां उसके साथ ही गुजरात के कुछ हिस्से नॉर्थर्न गुजरात में भी हीट वेव रह सकता है। और बाकी जगह जितना भी है अभी आने वाले समय में जो टेम्परेचर्स हैं, मैं एक वीक की बात कर रहा हूँ, सामान्य ही रहेंगे। जहाँ उसके बाद जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया, स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जब थंडर स्टॉर्म हेल स्टॉर्म की ग्रिप में आ जाएगा। स्पेसिफिकली हमने 18-19 के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है हिमालय के लिए, प्लेन्स के लिए भी हमारा सेम अलर्ट है। उसका कारण यह है कि रेनफॉल भी रहेगा, थंडर स्कोल भी रहने का अनुमान है। बिल्कुल, मल्होत्रा जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, बारिश के साथ साथ जिस तरह से गर्मी का भी प्रेडिक्शन किया गया है, तो इसका क्या असर होने वाला है? इस समय में किस तरह की सावधानी बरतें? और जिस तरह से लगातार बताया जाता है कि बारिश की जो संख्या है, बारिश का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो बारिश के दिन होते हैं वो इस बार जो हैं लगातार हम कई बार के पैटर्न से देख रहे हैं वो कम हो जाते हैं, तो उससे सूखा और बाढ़ की स्थिति जो है वो लगातार बनी रहती है। तो ऐसे में किस तरह की सावधानी किसानों के लिए? इसमें जो मुख्य सावधानी मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारी जो मुख्य फसल खरीफ सीजन की है वो पैडी है, तो पैडी की पहले नर्सरी तैयार कर ली जाती है। तो किसानों को हम लोग यही सलाह देते हैं कि वो अपने क्षेत्र में नर्सरी में उसका अपना नर्सरी सोइंग जो है वो समय रहते कर लें, जिससे कि वो जुलाई के माह में जैसे ही पहले शावर्स आए, बारिश आए, उस टाइम में जो है उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दें। तो एक तो बात ये सलाह रहती है, लेकिन चूंकि नर्सरी जो है वो एक कम क्षेत्र में, जहां हम लोग पूरा ध्यान दे करके उसको जो है नर्सरी को पूरा ध्यान देते हैं और जहां पानी की व्यवस्था है वो कर देते हैं और वहां पर दिक्कत नहीं आती है। लेकिन दूसरी जो बात आती है दलहनी और तिलहनी फसलों की, वो जब नमी रहती है तो अगर, लेकिन खेत की तैयारी हम पहले से ही करके रखें जून के महीने में, जिससे कि उस मॉइस्चर का हम पूरा से पूरा फायदा उठाएं। और जो बीज हैं अपनी क्षेत्र के लिए, अपनी जलवायु के लिए, जिन बीजों की, जिन किस्मों की रिकमेंडेशन की गई है उनको पहले से लेकर के रख लें और ऐसे बीजों का प्रयोग करें जो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि जो क्लाइमेट रिसेलिएंट वैरायटीज हैं, जिन पर जलवायु का परिवर्तन का और गर्मी का कम प्रभाव करता है और सहनशील किस्में हैं, उन फसलों का जो है चयन करें। अगर गर्मी रहती भी है, जिससे कि वो गर्मी को जो है एक तरह से सहनशील होंगी, तो वो अपना कार्यकाल, जितना मॉइस्चर अवेलेबल रहता है, जो हमारे पास नमी की उपलब्धता होती है, बिजाई करने के बाद से कटाई तक, वो अपना कार्यकाल पूरा कर लें। और ऐसी बिल्कुल, इस पर चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। Some tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is right. 200 glorious years of Assam. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश कुमार जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे इस बार की ये जो प्रेडिक्शन है, इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह ये है कि जो अल नीनो इफेक्ट है या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं, उनका जो असर है वो नहीं पड़ रहा है। तो इन्हीं प्रभावों को आपसे समझना चाहेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जो हमने जो प्रेडिक्शन अबव नॉर्मल का दिया है, उसका बेसिक रीजन एक ये है कि करंटली जो है वो न्यूट्रल इंसो कंडीशंस, तो वही प्रिवेल करने वाली है। स्पेसिफिकली हम जो देखते हैं विक्टोरियन पैसिफिक रीजन में, और इसके अलावा न्यूट्रल इंडियन ओशियन डाइपोल भी रहने का अनुमान है, जो दूसरी एक फेवरेबल कंडीशंस है। और तीसरा जो अगर हम स्नो कवर की बात करें, वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एशिया में
लास्ट 3 महीने में जनवरी टू मार्च बिलो नॉर्मल है, वो भी फेवरेबल है। इन तीनों को ही मद्देनजर रखते हुए जो हमारी प्रेडिक्शन है कि जो हमारा न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स का जो है प्रेडिक्शन यही है कि जो रेनफॉल है 105% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज रहने का अनुमान। बिल्कुल मल्होत्रा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये जो पूर्वानुमानों की सटीकता है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम कृषि स्थितियों की बात करते हैं। तो अगर हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में किस तरह से ये जो प्रेडिक्शंस हैं लगातार सटीक साबित हो रही हैं, और क्या आप समझते हैं कि कुछ तरह के चैलेंजेस भी इसमें आए हैं? जी बिल्कुल ठीक है, जितने भी हमारे पूर्वानुमान हैं हमेशा से सटीक साबित हुए हैं। जैसे कि अगर हम पिछले एग्जाम्पल भी देखें कि जब भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति भी जैसे आई है फिर भी हमारा उत्पादन जो है वो बढ़ा है, क्योंकि सही समय पर जो है वो मॉइस्चर उस तरह से मिलता रहा है। अभी हमारा जो खाद्यान्न का उत्पादन है, अभी आप देख रहे होंगे कि करीब करीब हमारा 325 मिलियन टन का जो है एक तरह का अभी पिछले वर्ष का हमारा उत्पादन रहा था, और जो इस वर्ष के जो हमारे आंकड़े और उसका जो टारगेट रखा गया है वो करीब करीब 340 मिलियन टन के आसपास रखा गया है, जिसमें से करीब करीब 150 मिलियन टन खरीफ सीजन से आएगा हमारा प्रोडक्शन। तो उसको रखते हुए पूरे अनुमान बताए गए हैं कि हम उस चीज का फायदा उठाएं। दूसरा, अगर कहीं कोई कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनमें कुछ ऐसे जिले हैं जिनको हम ये कहते हैं कि जहां कभी कभी हमें अंदेशा बना रहता है कि कहीं कम मॉइस्चर ना हो, बारिश का जो है एक तरह से नमी जो है नहीं मिल पा रही है, तो उस क्षेत्र के लिए कंटीजेंसी प्लान और करीब करीब 643 जिले ऐसे जिले हैं जिनकी पहचान की गई है, और उसको किसान जो है उस कंटीजेंसी प्लान को जरूर फॉलो करे। और उस कंटीजेंसी प्लान में पूरी एडवाइजरी दी गई है कि अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हमें अपने आप को तैयार रखना होगा, और उस कंटीजेंसी प्लान को अडॉप्ट करके उस जिले के हिसाब से जो सिफारिशें की गई हैं उनको अपनाएं। तो किसानों को अपने आप को मुझे लगता है कि उसमें तैयारी रखें। और बाकी जो अनुमान है वो तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कुछ जिले अभी भी ऐसे हैं जो एक तरह से मैं कहूँगा सेंसिटिव हैं और उस तरह के रिस्क जोन में अभी भी आ जाते हैं। तो उस कंटीजेंसी प्लान को हमेशा फॉलो करें, ये मेरा एडवाइस है। और ये बात, एक मैसेज जो है मैं जरूर किसानों तक पहुंचाना चाहूँ। बिल्कुल नरेश जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम सटीक भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं और इसके लिए जब हम ट्रैकिंग की बात करते हैं या अनुमान की बात करते हैं, चाहे डॉपलर रडार हो, सैटेलाइट्स हों या फिर स्वचालित मौसम स्टेशन हो, ये किस तरह से काम करते हैं और इसमें ज़्यादा सटीकता लाने के लिए, क्योंकि कुछ ज़िले जिस तरह से मल्होत्रा जी ने बताया कि अभी भी सेंसिटिव हैं, तो वहाँ पर भी सटीकता के साथ पहुँचे, इन सब में किस तरह का विस्तार किया जा रहा है या किस तरह से मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो उसके लिए हमारा क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि अपर एयर स्टेशंस, मीन जो हमारी ऑब्जर्वेटरीज होती हैं कि वहाँ का ह्यूमन सरफेस से लेके 12-13 किलोमीटर का अपर एयर डाटा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल में जाता है, या जो सुबह हम एनालिसिस करते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो उसका हम विस्तार कर रहे हैं। इसके साथ ही नो कास्ट मीन जो डॉपलर वेदर स्टेशन के बेस पे रहता है उसका भी हम बहुत ज्यादा विस्तार कर रहे हैं, ताकि कोई चीज जैसे हमारे जैसे 3 टायर सिस्टम है, हम 3 महीने का प्रेडिक्शन देते हैं, उसके बाद 1 महीने का, उसके बाद 2 वीक का, उसके बाद हम 7 दिन का प्रेडिक्शन देते हैं, उसके बाद शॉर्ट टर्म में हम क्या करते हैं कि नो कास्ट लेवल में प्रेडिक्शन देते हैं, स्पेसिफिकली जो थंडरस्टॉर्म सीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हम उसके लिए रडार का नेटवर्क काफी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यही हमारे कई न्यू इनिशिएटिव है जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ले रही है। बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इन सब टेक्निक्स में या जिस तरह से आप इनके विस्तार की बात कर रहे हैं, इसमें जो AI मॉड्यूल्स हैं उनका भी जो है सहारा जो है लिया जा सकता है, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और आगे किस तरह से ये कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर अभी लगता है कि कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं वहाँ पर भी उसको भी कवर अप किया जा सके। जी, वही मैंने एक्सप्लेन किया। उसके लिए हम अपने जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं वो डिफरेंट स्केल्स पे, जैसे मेसो स्केल से लेके क्लाइमेट चेंज तक, पूरा क्लाइमेटिक, इनिशियली क्लाइमेट मॉडल्स, देन मीडियम रेंज मॉडल्स, देन मेसो स्केल मॉडल्स, उनका भी आगे जो पूरा डाटा उसमें जाएगा
तो नेचुरली देयर इज अ पॉसिबिलिटी इसमें हमारा फोरकास्ट में जो और बेटर होने का संभावना है। जैसे अभी तक जो हमारा हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन है 24 आवर्स का, वो 80% से ज्यादा है। तो वही अगर हीट वेव का बात करें, वो भी हमारा राउंड अबाउट जो प्रेडिक्शंस है सब डिवीजन लेवल, वो 90% से ज्यादा है। तो हम और इसको भविष्य में ज्यादा इम्प्रूव करने का नेटवर्क जैसे जितना बढ़ेगा और जितना सिमुलेशन डाटा ज्यादा जाएगा, इम्प्रूवमेंट होने का पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, सटीकता लगातार आ रही है और इसे और भी ज़्यादा सटीक बनाने के लगातार प्रयास जारी हैं और बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सीधा असर इसका कृषि पर पड़ता है, किसानों पर पड़ता है, आम लोगों पर पड़ता है और आपदा प्रबंधन के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है। तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। मल्होत्रा जी आपका, नरेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।